नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है उसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है। तो अगर कोई एक पोषण स्तर है, ठीक है, अगर वो 100% ऊर्जा ले रहा है तो जो नेक्स्ट स्तर पे जाएगा यानी कि दूसरे स्तर पे जाएगा तो इसका सिर्फ 10% ही पहुंचता है। 90% क्या हो जाता है, ये एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाता है। सिर्फ 10% पहुंचता है। ठीक है, इसको याद रख लेना। ये हो जाएगा क्या, 10%। ऊर्जा का स्तर कैसे चलता है, पहले होता है वो पादप जो स्वयं, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं जो स्वयं बनाते हैं अपना खाना, ठीक है, वो होता है फर्स्ट स्तर में। दूसरा स्तर में क्या आ जाता है, जो शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं, जो गाय हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, ये सब शाकाहारी भोजन करते हैं, वो हो गया दूसरा स्तर। तीसरा स्तर में क्या आ जाता है, मांसाहारी। और चौथा स्तर में भी एक आता है जो कि पूरी तरह से सबको, जो सब खाता है और जो सबको डिजर्व कर देता है। इसको कोई कोई बुक में मानता भी, कोई कोई बुक में नहीं मानता है। बेसिकली 3 स्तर तक ही माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है तथा जीन का भी स्थानांतरण करता है। तो देखिए, जीन का स्थानांतरण करता है यानी कि अपने जैसा गुण दूसरों, अपने जो सबलिंग्स होते हैं, जो अपने जो बच्चे होते हैं उनको भी देता है। तो ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो माइटोसिस में होता है। ठीक है, मियोसिस में ये नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोसिस। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, माइटोसिस में 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 4 असमान गैमेट्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप यानी कि जो प्रेसिपिटेट होता है उसका जो कलर पूछ दिया है कि वो किस रंग का होता है, तो आपको हम बता दें कि ये जो चमकीला पीला रंग का होता है। ठीक है, ये चमकीला पीला रंग का होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला। आपको ऑप्शन में सिर्फ पीला दे रखा था तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। ये देखो यहाँ पे अभिक्रिया करवाया जा रहा है लेड नाइट्रेट को जो पोटेशियम आयोडाइड से करवाया जा रहा है, तो येलो कलर का क्या बन रहा है, चमकीला लेड आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेड आयोडाइड बन रहा है, येलो पीपीटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड ने किस प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली इस तरह चादर ली और उस पर जो है ना अल्फा कणों का बम्बार्ड करवाया। ठीक है, जिससे पता चला कि बहुत सारे अल्फा कण जो है क्या हुआ कि पार हो गया सीधा, और कुछ अल्फा कण है थोड़ा थोड़ा साइड से मुड़ गया, और कुछ अल्फा कण है जो कि सीधा जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे रिटर्न आ गया। तो रदरफोर्ड ने ये दिमाग लगाया कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चीज़ है जो पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी का नाम दिया, ये क्या, नाभिक के नाम दिया। ठीक है, तो ये किसमें किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर का। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन हम करवा रखे अपने वीडियो में, एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा, पूरा NCERT बेस्ड हम करवाए हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, अयस्क से अशुद्धियाँ हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इससे कई तरह से हटाया जा सकता है। आपको ऑप्शन में दिया था कौन सा, कंसंट्रेशन, आपको ऑप्शन में दे रखा था, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कंसंट्रेशन के अलावा भी एक होता है ड्रेसिंग के अलावा भी होता है एक बेनिफिकेशन भी कहा जाता है। मतलब ये तीनों तरीका से आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में डाल्टन ने कहा था कि जो समान तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और उसका गुण जो होता है वो समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर का हो जाएगा। आपको ऑप्शन में भी यही चीज़ दे रखा था। ठीक, नेक्स्ट, कार्बन मुख्य रूप से किस प्रकार का बंधन बनाता है। तो कार्बन जो होता है ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन के द्वारा होता है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब कोई धातु किसी कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है
तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है? क्या बोला कि जब कोई धातु कार्बनिक अम्ल के साथ जब रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन में, सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो 7 रंगों में, ये जो है ना इससे पहले वाला शिफ्ट में यानी कि 2 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसमें किसी भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, हूबहू डिट्टो इसी तरह से छाप दिया है। ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर दिया है, जो रेलवे का गुण है। ठीक है, ये अब रिपीट करेगा ही। तो क्या बोला? विभाजित हो जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोला जाता है? जो 7 रंगों में अलग अलग टूटना। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल ऊर्जा किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh। तो मास पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा और हाइट पे डिपेंड करेगा। तो अब देख लो, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करेगा, ऊंचाई पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण पे भी डिपेंड करता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में जो था ना इस तरह से नहीं दिया था, कोई एक दिया था। ठीक है, हम यहाँ पे तीनों को लिख दिए ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कोई पूछेगा इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बना देंगे। तो हम ऑप्शन में थोड़ा छेड़छाड़ किए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को सुविधा हो, आगे आप लोग की एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब के क्या होता है? जहाँ पे स्पर्म और ओवरी यानी ओव्यूम यानी कि जो अंडा होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया होता है और फिर बाद में आके यूटेरस में फिक्स हो जाता है एक जगह पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जब फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो गया तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? ये सब सारा हम अपना वीडियो में करवा रखे, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी को बोला जाता है तरबूज मॉडल। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भाई साहब जब आप एक तरबूज को काटिएगा तो जिस तरह से तरबूज में इस तरह से जो दाने होते हैं ब्लैक ब्लैक, उसको ये मान लिया नेगेटिव चार्ज, और ये जो जितना भी खाली स्थान है इसके अलावा उस सब को मान लिया पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से जे थॉम्सन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, इसको बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल। इसी को क्रिसमस केक मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, जिस तरह क्रिसमस केक में चॉकलेट इस तरह से डाला हुआ रहता है उसको क्रिसमस केक मॉडल भी इसको बोला गया जाता है। ठीक है, तो तीनों याद रख लो, तीनों में से कोई भी पूछेगा। और पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी स्तर कठोर हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो प्लांट में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके बाहरी जो लेयर होता है वो कठोर होता है, उसी को बोला जाता है क्या होता है? ये एनिमल में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है और इसी को बोला जाता है सेल वॉल। तो अगर आपसे आगे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जो है ना सेल का ऑर्गन जानवरों में यानी कि इंसानों में या फिर जानवरों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, यदि विद्युत की शक्ति 840 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है तो प्रतिरोध निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध निकालने के लिए बोला गया है और आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा। क्या? कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे देख लो, एक फॉर्मूला आप लोग जरूर जानते होंगे। क्या? तो P बराबर होता है v²/r। ठीक है, v²/r होता है। इसी फॉर्मूला से लिखेगा। प्रतिरोध निकालने के लिए बोला, अगर हम प्रतिरोध को इस ओर ले आते हैं तो प्रतिरोध को इस ओर ले आते हैं और P को इधर ले आते हैं तो v²/p हो जाएगा। ठीक है, अब हम ठीक है यहाँ पे v²/p इसीलिए हम कर दिए, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को उधर ले गए और जो पावर है पावर को v के नीचे ले आए। ठीक है, यही वाला हो गया। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या क्या दिया? v का और p का हमको वैल्यू चाहिए। तो v का वैल्यू कितना दे रखा है? v का वैल्यू 220 वोल्ट दिया है और p का कितना दे रही है? 840। ठीक है, तो 220 का स्क्वायर v² दे रखा है, तो 220 इंटू 220 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय कर दो कितना? 840। अब इसी को काट पीट कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 57.6 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यदि 4 न्यूटन का एक नियत बल 2 kg द्रव्यमान वाले बॉक्स में 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, ठीक है, और प्रारंभिक वेग, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन टफ दिया था, मतलब 10th लेवल का, नहीं तो ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, और इसका प्रारंभिक वेग यानी कि v दे रखा है
प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो अंतिम वेग u आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे पहले कि f इक्वल टू, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तब ना आगे हम लोग u को निकालेंगे। ठीक है, तो f बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से हम f और a हमको दे रखा है, यहाँ से मास निकाल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मास निकाला गया है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 4/2 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एफ एम और ए का, एम दे रखा है कितना 4 kg, और ए एक्सेलरेशन जो है ना फोर्स से दे रखा है कितना 2 न्यूटन, इससे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको अब जानते हैं कि हमको फाइनल प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो प्रारंभिक v बराबर u प्लस at होता है। अब v हमको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ए हमको निकाल दिए हैं 2 मीटर पर सेकंड, और t टाइम दे रखा 5 सेकंड। ठीक है, दोनों सबको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर शिफ्ट में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक क्वेश्चन डाल रहा है। 1-2 शिफ्ट ही होगा जो छोटा होगा, नहीं तो सब में डाला है ये। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन से कार्य कर सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, तो सबसे इसका जो मेन काम है, तो लिपिड का निर्माण करता है, फॉस्फोलिपिड जिसको बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है ये। ठीक है, ये आरएनए करता है और डीएनए करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, विषहरण करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो बी और सी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको इस तरह नहीं दिया था, कुछ और दिया था, हम इसको इस तरह से बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें और भी जो करता है यहाँ पे देख लीजिएगा, कैल्शियम आयन भंडारण में, विनिमय में, और कार्बोहाइड्रेट चपाचय में भी इसका यूज, मतलब ये करता है, इसका फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भ्रूण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, को बाहर निकालने का क्या कार्य है। तो इसका प्लेजेंटाई है, जिससे खाना भी जाता है, और जो गंदगी है, जो भ्रूण के द्वारा जो मल जो उसका रहता है, वो जो निकाला जाता है, उसको भी इसी के द्वारा बाहर निकाला जाता है शरीर से। ठीक है, प्लेजेंटा के द्वारा। चलिए अब शिफ्ट 2 में आते हैं। शिफ्ट 2 में पूछा गया कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो फीमेल में मुख्य हार्मोन कौन सा होता है, हार्मोन उत्सर्जित अंग कौन सा होता है। तो इसका ओवरी जो होता है, अंडाशय होता है, मेन हार्मोन उत्सर्जित अंग होता है। और अंडाशय से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, तो अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, यह हार्मोन महिलाओं के यौन प्रजनन विकास में नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ल्यूकोप्लास्ट, तो 3 को होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, और एगो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये 3 को होता है, तीनों से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, हरा कलर का, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है। ठीक है, तो चलिए का मुख्य कार्य इसको पूछा गया था, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसमें ये क्या होता है, कलरलेस होता है। और इसका मुख्य काम जो होता है ना, ये एकदम जो होता है भोजन का स्टोरेज करने का काम करता है। क्या करता है, भोजन का स्टोरेज करने का काम करता है, भंडारण का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ल्यूकोप्लास्ट में मुख्य स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, ये सब भोजन होता है, जैसे पदार्थों का संश्लेषण यानी कि भंडारण का काम करता है। साथ ही ये रंगीन होता है, ये रंगीन होता है, हम लोग जानते हैं, इसके बारे में और भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में भी कई तरह का होता है। एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलियोप्लास्ट, और एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, तो एमाइलोप्लास्ट एमाइलेज हार्मोन, जिसमें हम स्टार्च को तोड़ते थे, याद है डाइजेशन सिस्टम में हम करवाए हैं। फिर इलियोप्लास्ट में वसा को, और एगो प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का भंडारण किया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आगे, एक बार आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट है कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु P यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो जब अवतल दर्पण में ये रहा पोल और ये रहा फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु को रखा जाता है, तो बोला गया कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब इधर बन जाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, ये वास्तविक होगा नहीं। जब दर्पण के इस ओर बनेगा तो ये क्या होगा, रियल होगा। इधर बनेगा तो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, तो आभासी हो जाएगा। सबसे पहले तो आभासी एक ही में दे रखा, आभासी होगा, सीधा होगा, और इधर जितना भी बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का।
चलिए नेक्स्ट है समान चाल यूनिफॉर्म मोशन के द्वारा, माफ कीजिएगा, समान चाल यूनिफॉर्म मोशन में दूरी समय ग्राफ का ढलान कैसा होता है। तो जब यूनिफॉर्म चाल ही दे रखा है तो आप दे रखा है कि समय और किसका है दूरी, डिस्टेंस, समय और दूरी ग्राफ पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर समान चाल से चल रहा तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, यानी कि एक समान होगा, अनियमित बढ़ता है, स्थिर रहता है, ये क्या होगा, स्थिर रह जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का सही सूत्र क्या है। तो भाई साहब हमको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है gm डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। अब इसमें कहाँ पे देख लो, पहले नंबर में ही दे रखा है gm डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ होता है, r हो जाएगा दोनों के बीच में जो दो ऑब्जेक्ट होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो आवर्धन कितना हो जाएगा। आवर्धन इसको पूछा गया था कितना हो जाएगा। अगर सही से अगर इस क्वेश्चन को, अच्छा आवर्धन पूछा ना, ठीक है, आवर्धन पूछा गया है, ठीक है। हम सोचे कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया क्या, इसमें आवर्धन पूछा गया। तो देखिए आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर होता है इमेज का जो हाइट होता है डिवाइडेड बाय वस्तु का हाइट होता है। ये भी लिख सकते हैं, या फिर इमेज का हाइट या फिर वस्तु का हाइट, ठीक है, इस तरह से कुछ भी, तो मेनली यही लिखा जाता है, इसी को आप लोग याद रखिए, ठीक है, v/u, ठीक है। तो दे रखा क्या, कनकेव। अब कनकेव लेंस में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होता है। आप लोग को लेंस का हम क्लास करवाए हैं, एक बार जाके देखना, हम बताएं क्यों होता है नेगेटिव से, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे, काफ़ी समय अभी लगेगा, ठीक है। अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होता है, यार क्या आ रहा है, अवतल लेंस में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि जो f हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वस्तु 30 सेंटीमीटर में दे रखा है वस्तु की दूरी, यानी कि u दे रखा है वस्तु की दूरी की u दे रखा है कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। हम माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस है, ठीक है। अच्छा यहाँ तो हम लिखिए दिए हैं, ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है, हम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ f का हम लिखे कितना, -15 सेंटीमीटर, और u दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमको पता है 1/f = 1/b - 1/u होता है ये वाला। अब इसी चीज़ को हमको निकालना क्या है, 1/b, यानी कि इमेज निकालना, इमेज का हाइट निकालना। तो इमेज को निकालने के लिए इमेज बराबर क्या होगा, 1/f, ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इतना, ठीक है। अब सबका मान यहाँ पे पुट करो, क्या होगा, 1/b बराबर हो जाएगा माइनस को 1/15, क्योंकि दोनों ही 15 माइनस में दे रखा है, और माइनस का 1/30, माइनस को कॉमन ले लिए, 1/15 प्लस 1/30 हो जाएगा, दोनों के एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, 1/b बराबर 1/10 हो जाएगा, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो इमेज इसका माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका मैग्नीफिकेशन जो हाइट है ये निकाल देते हैं। जब हाइट निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u, v का मान दे रखा माइनस का 10 हम लोग निकाले, और u का मान पहले से दे रखा था माइनस का 30 सेंटीमीटर। दोनों को कट पीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, या फिर प्लस का 0.33, यही आपका दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है। इसमें से कोई एक 1/3 दिया होगा, या फिर प्लस का 0.33 दे रखा होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे कि आप रात को सोए हुए हैं, अचानक से आपको मच्छर काट रहा है, तो आप सोए हुए हैं, आपको पता भी नहीं, लेकिन आपका हाथ उठ के मच्छर को मारने के लिए चला जाता है। जैसे कि अचानक से आप हाथ रखे और आपको आग में आप अचानक से हाथ दे देते बिना मतलब जाने हुए, तो अचानक से क्या होता है, हाथ खींच लेते हैं हम लोग, जबकि आपका ये दिमाग नहीं करता है, यही करता है प्रतिवर्ती एक्शन, रिफ्लेक्ट एक्शन जिसको बोला जाता है, और ये स्पाइनल कोड के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है तो उसका जो यहाँ पे देखिएगा आप, एक केपलर का दूसरा नियम के अनुसार होता है कि एरियल वेलोसिटी जो हमेशा स्थिर रहता है, तो एरियल वेलोसिटी इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है, आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता है। अभी हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन उत्सर्जित, थायराइड ग्लैंड हार्मोन उत्सर्जित करता है, एड्रिनल ग्लैंड
हार्मोन उत्सर्जित करता है, जबकि सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज, टायरिन एमाइलेज नाम का एक एंजाइम निकालता है। ठीक है, ये डाइजेशन के लिए, स्टार्च को तोड़ने के लिए इसको काम आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस धातु की प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है? तो आपको पता होगा कि इसमें से जितना भी दे रखा, पारा का जो रेसिस्टिविटी होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, और चांदी का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम, बस ये दो ही याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा इसमें से पारा का होता है, और सबसे कम जो होता है, सबसे कम होता है किसका? चांदी का होता है। चलिए नेक्स्ट है 273 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिप्सम को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो जब हमको पता है कि जिप्सम को जब 100 या 120 डिग्री, ठीक है, 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिखना सही था। ठीक है, या एक फिक्स जो है ना, कोई भी टेम्परेचर देना सही नहीं रहता है, क्योंकि ये साइंस में फिक्स कोई चीज़ नहीं रहता है। ठीक है, वो इस तरह के खास करके टेम्परेचर के मामले में इस सब में इसको देना चाहिए था 100 से 120 या फिर 273 से कुछ, जो भी हो दे दिया तो अब दे दिया है। 273 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो हम लोग को मालूम है कि जब जिप्सम को 273 डिग्री केल्विन पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है जिप्सम का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी सब रख लो, याद रख लो कि अब आने वाला शिफ्ट में पूछने के ज़्यादा चांसेस है। जिप्सम को CaSO4 और 2H2O होता है, इसमें पानी जितना होता है पेरिस और प्लास्टर में इसका आधा हो जाता है, एकदम बिल्कुल। ठीक है, हाफ हो जाता है पानी। जब हम लोग करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और इसका फॉर्मूला होता है ये, इसको याद रखना। इसको बनाने में कौन कौन सा मूर्ति बनाते हैं, दीवारों की कोटिंग किया जाता है, सर्जिकल जो किया जाता है, जिसको टूट फूट जाता है हड्डी तो प्लास्टर किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो इसी को द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाष्पीकरण की दर यानी कि रेट ऑफ इवोल्यूशन किस पर निर्भर करता है? तो केवल तापमान पे बिल्कुल करता है, केवल सतह क्षेत्रफल पे इस पे भी करता है, केवल आर्द्रता पे इस पे भी करता है, सब में करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब में करता है, इस सब में करता है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी के बारे में, अगर उच्च तापमान होगा तो वाष्पीकरण तेज हो जाएगा, अगर जो सरफेस एरिया है ज़्यादा होगा तो भी वाष्पीकरण हो जाएगा। एक गिलास में आप पानी रख दो और एक थाली में पानी रखो, देखना कि जो थाली का पानी है ना जल्दी सूख जाएगा। सूख जाएगा मतलब कि वाष्पीकरण हो गया, गिलास का पानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया। ठीक है, कम आर्द्रता, अगर आर्द्रता कम है, ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में कम रहा तो क्या होता है कि वाष्पीकरण तेज होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? आप कपड़ा जब सुखाते हैं तो देखिए कि बरसात के दिन में कपड़ा जल्दी से नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन गर्मी में या फिर जब ठंडा के समय में ह्यूमिडिटी कम होता है, उस समय कपड़ा जल्दी सूख जाता है। हवा तेज होने पे भी सूख जाएगा जल्दी, मतलब वाष्पीकरण ज़्यादा तेज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है खमीरीकरण। ठीक है, खमीरीकरण में किया जाता है, और इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे आटा फूल जाता है, जिससे हम लोग ब्रेड भी बनाते हैं। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होने लगता है। इसका प्रयोग अम्लता यानी कि एसिडिटी जो होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, मांसपेशियों की गति। ठीक है, मांसपेशियों की गति की सही प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए मांसपेशियों की जो गति की जो सही प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले जो हम लोग नर्वस सिस्टम से उसको क्या मैसेज जाएगा, तंत्रिका आवेग से उसको मैसेज जाएगा, फिर मांसपेशियां सिकुड़ेगा, फिर शिथिल होगा, यानी कि मांसपेशियां फैलेगा या फिर शिथिल होगा, दो होगा, उसके बाद गति होगा। तो आप लोग को इसी तरह से कुछ क्रम सजाने के लिए दिया था। तो आप लोग सबसे पहले क्या होता, तंत्रिका आवेग होगा, फिर ये जो मांसपेशियों में सिकुड़न या फिर रिलैक्सेशन होता है वो होगा, उसके बाद गति होगा। ये तीनों इसी तरह से कुछ दिया था। ठीक है, देख लेना एक बार। डीएनए के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डीएनए के बारे में पूछा गया कौन सा, डीएनए की प्रकृति
बनाना कोशिकाओं का पूर्व आवश्यक गुण है। बिल्कुल ये सही। डीएनए पूरी तरह से त्रुटिहीन होता नहीं, इसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। म्यूटेशन के कारण कुछ अजीब ढंग से पावर आ जाता है, ठीक है। डीएनए की प्रकृतियाँ समान होती है और बिल्कुल एक जैसा नहीं होती। ये साइंटिफिक तरीका से अभी तक प्रूव नहीं किया गया। उपरोक्त सभी नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ 1 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाना कोशिकाओं का पूर्व आवश्यक गुण होता है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखिए, सोलेनोइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एक समान होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग शिफ्ट थर्ड में। तीसरे शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि जब स्पायरोगारा विखंडित का टूटता है तो उस पर नए स्पायरोगारा बनता है, ठीक है। इसको तो हम लोग पता है। एक स्पायरोगारा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, एक स्पायरोगारा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रत्येक कोशिका विभाजन का संश्लेषण कर सकती है, प्रत्येक कोशिका वृद्धि एवं विभाज्य में सक्षम होती है। बिल्कुल ये सही है। प्रत्येक जो कोशिका जो बनता है वो, जैसे कि मान लो ये स्पायरोगारा है, ठीक है। अब यहाँ से टूट गया, अब ये गिरने के बाद इस पे इतना कैपेसिटी होता है ना कि खुद से वृद्धि करना, विभाजन करना, बढ़ना सक्षम होता है इसमें एक पर्टिकुलर, ये अपने आप में एक 100% हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सारा हम डिटेल में भी लिखती है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट, कथन 1 दे रखा है, कथन 2 दे रखा है, ठीक है। दोनों में बोला गया बुल यानी कि बैल जो सांड होता है, अकेले बछड़े को, देखिए ये तो मेल है और ये बछड़ा को पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है, फीमेल करता है यानी कि गाय करती है। दूसरा है मुर्गी अकेले चिक यानी कि चूजे को जन्म नहीं दे सकती है, ये कथन अकेले नहीं दे सकती है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ दूसरा, ए गलत है और 2 सही है। कहाँ गया? ए गलत है और 2 सही है, इसका तीसरा नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस विभाज्योतक ऊतक में ऑक्सीजन उच्च मात्रा में पाया जाता है? देखिए, विभाज्योतक ऊतक ये ग्रोथ टिश्यू होता है, ठीक है, और ये प्लांट में पाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि प्लांट के सूट वाला पोर्शन पे। ये रहा प्लांट के इधर जो होता है ये जड़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट वाला पार्ट, रूट। और ये वाला जो ऊपर के जितना भी आप लोग देखते हैं, फल फूल तना, ठीक है, ब्रांचेज जितना होता है, पत्तियाँ, सब ये सब होता है सूट वाला पार्ट। तो सूट वाला पार्ट में भी कहाँ? एपिकल जहाँ पे होता है एकदम जो टॉप में, उसमें पाया जाता है। तो शीर्ष विभाज्योतक यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम में ये पाया जाता है, ठीक है। ये ग्रोथ करने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा था कि IUPAC नियम से दिया था, पहले बार अभी स्टार्ट कर दिया IUPAC नियम से पूछने का। क्या बोला गया है? CH3, CHBr, CH2 और CH3 का IUPAC नेम क्या होता है? तो सबसे पहले तो IUPAC नेम जब भी आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले इसको तोड़िए, इसको सबसे पहले आप लोग को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़िएगा? तो CH3, फिर क्या है? CHBr। अच्छा, कई बच्चे का ना इस तरह से लिखने में समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा एक अलग ढंग से लिखते हैं। CH3 दे रखा है, H3 इस तरह से हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देगा CH, यहाँ से तो C जुड़ेगा और Br दे रखा है, ठीक है। फिर CH2 दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो CH2 इस तरह हम लोग कर दिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा? CH3, फिर एक हो जाता है CH3, फिर यहाँ, अच्छा CH डबल बॉन्ड नहीं होगा, माफ करना, ये सिंगल ही बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये CH3। अब जब भी IUPAC नेम पूछेगा आपसे, आपको क्या करना है? सबसे पहले कार्बन को गिनना है। तो ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूटेन में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि फंक्शनल ग्रुप कहीं पे लगा है, तो हाँ फंक्शनल ग्रुप लगा है, कहाँ पे? यहाँ पे क्या लगा है? ब्रोमीन लगा है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम लोग किस ओर से गिनेंगे? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी यानी कि सामने पड़ जाएगा, तो इधर से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 ये चौथा नंबर में आता है, और इधर से गिनेंगे तो 1 ये दूसरा नंबर में आता है। तो क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमीन, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? तो 2 ब्रोमीन
2 ब्रोमीन मीथ ईथ प्रो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमीन ब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी हाँ 2 ब्रोमीन ब्यूटेन, ये रहा आंसर, 2 ब्रोमीन ब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। एक चीज़ पूछ सकता है आप लोग से कि IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट, विस्थापन समय का जो ग्राफ का ढलान है वो पूछा गया था आप लोग से, क्या दर्शाता है, तो विस्थापन और तो आप लोग को पता होगा कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो ये क्या दिखाएगा, वेग को दिखाएगा, वेलोसिटी को दिखाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, विस्थापन बराबर ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी को दर्शाता है और डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है वेलोसिटी का। ठीक है, इसमें क्या दिखाएगा, वेलोसिटी यानी कि वेग को दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, भाई साहब यहाँ पे 24 न्यूटन दे रखा है यानी कि भार दे रखा है। ठीक है, एक होता है मास जिसको हम लोग केजी में लिखते हैं, और एक होता है भार वेट जिसको हम लोग न्यूटन में लिखते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये प्योर होता है, इसको अब हम लोग कहीं पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास, लेकिन जो वेट होता है ना, ये वेट, इसमें मास केजी तो है ही, प्लस इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस कारण से इसको हम लोग, ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो बोला गया है कि इसका जो वेट दे रखा है, 24 न्यूटन है, यानी कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी 9.8 जुड़ा हुआ है। ठीक है, 9.8 इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका बोला भार, तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चंद्रमा का 1/6 है, तो जो भार दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 24 से, 4 आ जाएगा इसका आंसर, 4 न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पे इसका भार। ठीक है, जल में रहने वाले जंतु श्वास के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले जल क्या होता है भाई, H2O होता है। H2O इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो बोला गया कि ऑक्सीजन, हम लोग श्वास में ऑक्सीजन नहीं लेते, और ऑक्सीजन ये किस फॉर्म में होता है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन के रूप में होता है। क्या हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो यहाँ पे आप देख लो कि ऑक्सीजन का जो होता है ना, ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। और यहाँ पे बोला गया है कि अनुपस्थिति में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो एरोबिक रिस्पिरेशन में, ये यहाँ तक तो ठीक है। आप आगे शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा, एनएरोबिक रिस्पिरेशन का जो क्या बनता है। ठीक है, तो जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो उसमें C6H12O6 ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, और एनर्जी निकालता है कितना, 38 ATP निकालता है, एनर्जी देता है हम लोग को। ठीक है, अब 38 ATP में हम लोग कितना प्राप्त करते हैं, मात्र 36 प्राप्त करते हैं। तो 2 क्या होता है, 2 चेन रिएक्शन में खत्म हो जाता है एनर्जी। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है उसमें 2 खत्म हो जाता है, हम लोग को कितना प्राप्त होता है, 36। ठीक है, बनता कितना है, 38। नेक्स्ट है एनएरोबिक रिएक्शन, ये किस में होता है, यीस्ट में होता है, फंगस में होता है। हम लोग को जो लैक्टिक एसिड जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हम लोग को जो मसल से दर्द करने लगता है, रीज़न क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, यानी कि वहाँ पे एनएरोबिक, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है और एनएरोबिक रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, एनएरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, देख लो क्या होता है, जब ग्लूकोज होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट रहा है और बनाता C2H5OH बनाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP टूटता है, तो एनएरोबिक रिएक्शन में कितना ATP टूटेगा, 2 ATP में बनेगा। ठीक है, जब ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, वही चीज़ जो अभी बताएं, ये जब टूटता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो 2C3H6O3 आ जाता है। ठीक है, ये सब याद कर लेना, और इसमें भी 2 ATP बनाता है। जितना भी रिएक्शन ये सब याद कर लेना, पूछ देगा कोई भी। ठीक है, ऑडिटेरियम, जो हम लोग जहाँ पे बड़ा बड़ा ऑडिटेरियम होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो कोई फंक्शन होता है, बड़ा सा ऑडिटोरियम में सब बैठा हुआ है और एक कोई माइक लेके चिल्लाते रहता है, तो इसको ऑडिटोरियम कहते हैं। अब इस पर क्या बोला गया कि जो ध्वनि के साथ क्या होता है, ठीक है, तो ऑडिटोरियम हम लोग क्यों बनाते हैं,
बहुत बड़ा एरिया है, अब ऑडिटोरियम बना तो दिए, अब उसमें ना क्या होता है ना, ध्वनि का रिवर्बरेशन होने लगता है, यानी कि गूंज बहुत ज़्यादा होने लगता है, मतलब बहुत चिल्लाहट टाइप का होने लगेगा, सुनाई नहीं देगा ठीक से कौन क्या बोल रहा है। इसीलिए उसमें ध्वनि के अवशोषण करने के लिए कुछ लेयर, कुछ चीज़ें लगा दिया जाता है, ठीक है, ऑडिटोरियम में। तो ध्वनि के इसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि का अवशोषण होता है, क्या हो जाएगा, अवशोषण होता है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें अवशोषण के साथ साथ परावर्तन नहीं, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर सही यही वाला होगा आंसर, ठीक है, ध्वनि का अवशोषण होता है। दीवारों में ध्वनि को अब्जॉर्प्शन करने के लिए एक्स्ट्रा ध्वनि जो होता है बार बार टकरा के आएगा, टकरा के आएगा, टकरा के आएगा, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेयर लगा देते हैं उसमें, जो ध्वनि को एब्जॉर्ब करे और जो हमको सुनाई देने के लिए एक ही बार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इसको रिवर्बरेशन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में सोचने की क्षमता का मुख्य कारण क्या है। मानव मस्तिष्क में सोचने की क्षमता का मुख्य कारण क्या है, तो न्यूरॉन में विद्युतीय रासायनिक संकेत दौड़ते रहता है, जिस कारण से सोचने समझने का शक्ति हमको आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब XX क्रोमोजोम संयोजित से क्या बनता है, जब XX क्रोमोजोम मिल जाता है तो क्या बनता है, लड़का बनेगा, लड़की बनेगा, क्या बनेगा, ये पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जो मेल में होता है XY क्रोमोजोम होता है, फीमेल में ये होता है मेल का, फीमेल में क्या होता है XX क्रोमोजोम होता है, ठीक है। जब X और X बनता है तो फीमेल बनता है, और जब X और Y बनता है तो मेल बनता है। तो जब X और X मिलेगा तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, महिला शिशु बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फूड स्टोरेज में निम्न में से कौन जैविक हानि में शामिल नहीं है। तो जैविक हानि में अब यहाँ लिख ही दिया है क्वेश्चन में ही कि जैविक हानि जीव जंतु के द्वारा जो हानि होता है, नुकसान होता है, कीट, कृंतक और सूक्ष्म जीव, ये सब जीव जंतु में आता है। पर्यावरण, नमी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों की जड़ों में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो देखो 3 या 4 दिन पहले हम एक वीडियो डाले हैं, कौन सा, प्लांट मॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 डाले, अभी इसका 2 पार्ट और डालना बाकी है, क्योंकि अभी एग्जाम आ गया, तभी एग्जाम का क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहले पार्ट में हम इसको बहुत अच्छे से करवा रखेंगे। जो पौधे का जो जड़ होता है, जड़ में होता क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो विभाज्योतक करने में सहायक होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रुक जाइए, संवहनी टिश्यू भी होता है इसमें, ये दोनों ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। लेकिन आप लोग का जो ऑप्शन में था सिर्फ और सिर्फ ये हम खुद से बनाए हैं, ठीक है। आप लोग का सिर्फ और सिर्फ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे रखा था और ऑप्शन कुछ और चेंज था, लेकिन हम इसमें इसको भी ऐड कर दिए ताकि आप लोग को अगर नेक्स्ट एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पूछे जिसमें आप लोग को कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें जाइलम और फ्लोएम भी इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों ही होता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लेकिन आप लोग को जो एग्जाम में पूछा गया था उसमें आपका आंसर क्या होता, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है तो आयरन का क्या होता है, यहाँ पूछा गया आयरन का क्या होता है। तो आयरन क्या होगा, जब कॉपर सल्फेट के साथ आयरन में सल्फाइड को क्या करेगा, अपने साथ खींच लेगा। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी पावर जो होता है ना ज़्यादा होता है, रिएक्शन करने का पावर ज़्यादा होता है कॉपर से, इसलिए खींच लेगा और अपने साथ मिला लेगा। इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है, आयरन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। रिएक्टिविटी टेबल आप लोग पढ़े कि नहीं बताइएगा, नहीं तो हम अभी तो इसमें नहीं हम डाले हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे ना, अगर इस तरह क्वेश्चन मिलेगा हम रिएक्टिविटी टेबल डाल देंगे, बहुत क्वेश्चन पूछता है उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इससे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ होता है किसी भी बॉन्ड से, या तो सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन और कार्बन का जुड़ा हुआ होना अनिवार्य है। इसके साथ भले ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए, OH लगे, Cl लगे, कुछ भी लग जाए, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का जुड़ना अनिवार्य है, चाहे किसी भी बॉन्ड के साथ जुड़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन। अब अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब हम लोग कैसे जानेंगे, यहाँ पे दे रखा है एल्कीन,
एल्केन, एल्काइन, ठीक है, ये सब चीज़ दे रखा। कैसे पता चलेगा? तो जिसमें ANE हो, जिसमें ENE हो और जिसमें YNE हो, ठीक है। अगर ANE हो तो सिंगल बॉन्ड, अगर ENE हो तो डबल बॉन्ड, अगर YNE हो तो ट्रिपल बॉन्ड। आप देख लो, तीनों को पढ़ के देख लो सबको। एल्कीन ENE, एल्कीन ENE, एल्कीन आ रहा है, एल्केन ANE, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन। और एल्काइन YNE, आइन, आइन है ना, एल्काइन तो YNE, तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग पढ़िएगा एग्जाम में, एल्केन ANE, एल्कीन ENE, एल्काइन YNE, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड किस में लगा होता है, एल्केन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष में आंख की समंजन क्षमता यानी कि एडजस्टमेंट पावर यानी कि पावर ऑफ एक्यूमिडेशन भी इसको बोला जाता है, जिसको एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, आंख, तो ये बोला कि कम हो जाता है। तो किस दोष में कम हो जाता है? तो इसको बोला जाता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और इसी को बोला जाता है प्रेस बायोपिया। ये सिर्फ बुजुर्गों में होता है, ठीक है, बूढ़ों में होता है ये सब ज़्यादा बीमारी, प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के लिए प्रेस बायोपिया में देखिएगा, जो बूढ़ा आदमी लोग होता है उसमें जो ये जो लेंस होता है जो लगाया जाता है चश्मा, इस तरह से इस पर दो होता है, ऊपर का कुछ रहेगा, नीचे का कुछ रहेगा, ऊपर का कुछ रहेगा पावर, नीचे का कुछ पावर रहता है, या फिर इस तरह गोल गोल बनाया रहता है, इसी को बोला जाता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण क्या होता है? यानी कि होमोजीनियस मिश्रण। होमोजीनियस मिश्रण क्या होता है? वैसा मिश्रण जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट का पता नहीं चलेगा मिक्स होने के बाद, यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट का पता नहीं चलेगा कि कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सोल्यूट है, उसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। वायु, इसका सिरका, नमक का जलीय विलयन, शराब और पानी का मिश्रण, ये सब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका ऐसा नहीं दिया था, ऑप्शन में आपको सिर्फ वायु दिया था और 3 अलग अलग दे रखा था, ठीक है। तो आप लोगों को वायु करना था टिक उसमें, यानी कि एयर को, लेकिन हम इसमें सारा लिख दिए हैं कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट शिफ्ट में अगर दूसरा इसको चेंज करके दूसरा भी कोई ऑप्शन दे दे तो आप लोग आराम से कर लेना। इसका आंसर क्या होगा? वायु भी होगा, सिरका भी होगा, नमक का जलीय विलयन या फिर चीनी का जलीय विलयन, शराब और पानी का मिश्रण। अब शराब और पानी को मिला देने के बाद पता चलेगा पर आप शराब कौन सा, पानी कौन सा, मिल गया। चीनी और पानी को मिला दो, पता नहीं चलेगा। नमक और पानी को मिला दो, पता नहीं चलेगा। सिरका में पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। वायु में कौन सा? अब वायु में देखो ना, सिंपल सा, ऑक्सीजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ, खोज के दिखाओ, नहीं सकिएगा। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। इसमें होगा, आप लोग के एग्जाम में जो दिया था उसमें वायु होता। चलिए नेक्स्ट है वृत्ताकार धारा। वृत्ताकार धारा वाहक लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो ये दोनों पे निर्भर करेगा। किस पे? ये तो धारा पे तो निर्भर करता ही है और उसका त्रिज्या पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तार की लंबाई पे नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा और त्रिज्या दोनों हो जाएगा। गाइस, तो ये अब लास्ट क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट का। 18 क्वेश्चन इसमें है, मतलब लगभग सब में 20, 16, 18 इस तरह कुछ करके मिलता है, ठीक है। लगभग 60 क्वेश्चन हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ठीक है। और इस तरह से हम आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।